is the coefficient of x constant and C4 coefficient दोनों ही सेम मीनिंग, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफरेंट हो, तो भूलना नहीं उसको डब्बे में बंद करना, क्योंकि यहाँ पे विद साइन लिखना मैंडेटरी है। Hello students, I am Simran Bansal and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are discussing about the quadratic equation. We have already discussed about the introduction of quadratic equation, कि उसकी general form of quadratic equation क्या होती है, उसमें कितने number of zeros हम निकाल सकते हैं, and उसकी highest power से ही उसको quadratic equation बोला गया है। अब हम इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, देन इसी वीडियो के अंदर हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, and on a particular day the cost of production was rupees 750, और हमने इसको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। सो लेट डिस्कस दिस विद एन लाइव एग्जांपल। अच्छा, हम जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पर और हम बाय करते हैं चॉकलेट्स। ठीक है, अब बताओ आपने 10 रुपीज की 5 चॉकलेट्स बाय करी, तो आपने कितना टोटल अमाउंट शॉपकीपर को पे किया? दैट इज 50, राइट। अभी 50 कैसे आया? यानी कि एक चॉकलेट का प्राइस दैट इज 10 रुपीज, और उसके बाद आपने नंबर ऑफ चॉकलेट्स ली, उसको उससे मल्टीप्लाई किया, राइट। यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स मल्टीप्लाई बाय ईच चॉकलेट्स का प्राइस, तो ये टोटल 50 रुपीज आया, राइट। ठीक, इसी क्वेश्चन के अंदर हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अब क्या मैं इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकती हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय बी वाई, राइट। तो मैं यहां पे लिखती हूं, मैंने क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज इज इक्वल्स टू वाई। मैंने इसको वाई ले लिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वाई ले लिया, और नंबर ऑफ टॉयज को लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, क्योंकि एक डे की ही बात कर रहे हैं, उसको हम वाई उसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स x हैं, और हर एक चॉकलेट का जो प्राइस लिया है मैंने वो y लिया है, और चॉकलेट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे टॉयज लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड टॉयज में है, राइट। इतनी चीज लिए, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे में x ले रही हूँ, और उसी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, वो भी रुपीज में, इन अ डे रुपीज y लिया है। ठीक है, इतनी चीज समझे। अब यहाँ पे देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हमने उसको y लिया है, राइट, was found to be, इसका मतलब इक्वल्स टू 55 माइनस, यानी कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, और हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे को क्या लेट किया है, x लेट करा, तो क्या ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है? जी बिल्कुल बन जाती है। अब देखो, on a particular day the cost of production was found to be rupees 750, right। अब बताओ मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, यानी कि कितना कॉस्ट बैठा उस प्रोडक्शन का। इसका मतलब आप कितने रुपीस पे करके आए हो शॉपकीपर को। इसका मतलब हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ चॉकलेट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट, और चॉकलेट को हमने यहाँ पर टॉय से रिप्लेस कर दिया, यानी कि हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे multiply by cost of production of each toy, that is x into y is equals to 750। क्या यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो ये सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x इज इक्वल्स टू 750, राइट। बिल्कुल, अब ये x से 55 से भी मल्टीप्लाई होगा, और यही x
x से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 55 इंटू एक्स इज 55x, माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, राइट? इतनी चीज क्लियर? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज 55x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव का उधर आके नेगेटिव माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0, राइट? अब क्या मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख सकती हूँ? इसका मतलब जनरल फॉर्म, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, देन एक्स की टर्म, देन कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट हो जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ गया हो और बहुत ही इफेक्टिव वे से समझ आया हो। तो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया है। सबसे पहले मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया, इसका मतलब मैंने चॉकलेट्स परचेज करने गई हूँ, तो मैं कितना टोटल अमाउंट मेरे को पे करना होगा, एक चॉकलेट का प्राइस मल्टीप्लाई बाय कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स मैंने बाय करी है इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट जो कि मैंने शॉपकीपर को दिया होगा, राइट? तो सेम इसी पैटर्न से मैंने ये किया कि हमने कितने नंबर ऑफ टॉयज लिए हैं और उसका ईच टॉय का प्रोडक्शन कितना है, यानी कि कॉस्ट कितनी है ईच टॉय की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी, यानी कि 750 रुपए का टोटल कॉस्ट मैंने पे करा है। सो इसी से फिर मैंने इस इक्वेशंस को रीअरेंज करा है एंड लास्ट में मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट आया, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो नाउ लेट discuss the most important part of this chapter, that is nature of roots of quadratic equation. We have already discussed the number of roots of quadratic equation. As the quadratic equation has the highest power of 2, इसका मतलब ये है कि उसके 2 zeros of polynomial होने वाले हैं। Are you able to relate polynomials and quadratic equation? Yes. So इसका मतलब जो roots आने हैं वो हमारे zeros of polynomials ही है at last, that is alpha and beta. अब हम इसमें ना ये देखने वाले हैं nature of roots में क्या उन दोनों की वैल्यू सेम आती है, क्या उन दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफरेंट आती है, या इस इक्वेशन और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो अल्फा एंड बीटा का कोई भी वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब वो रियल नंबर्स होते ही नहीं है। देन उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही वो अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज भी निकालना सीखेंगे। So, the nature of roots of quadratic equation represented by capital D, यानी कि जो D की वैल्यू है वही हमें बताने वाली है nature of roots की इंफॉर्मेशन, और D को हम कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब what do you mean by b, a and c, यानी कि a, b, c इस वाली इक्वेशन में क्या बता रहे, ये हमें बता रहे हैं ये, that is general form of quadratic equation. We have already discussed the general फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर प्लीज देखो। देन उसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और अगर मैं इनके कोएफिशिएंट्स की बात करूं या कांस्टेंट टर्म, C4 कांस्टेंट एंड C4 कोएफिशिएंट दोनों ही सेम मीनिंग है, बट मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को x स्क्वायर का ही कांस्टेंट टर्म या कोएफिशिएंट चाहिए, तो दैट इज a। और जब भी हम कोएफिशिएंट लिखते हैं उसको विद साइन ही लिखते हैं, यानी कि विद साइन ही उसका इंडिकेशन होगा, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं ऑब्वियसली, बट नेगेटिव है तो वो पूरे आंसर्स को डिफरेंट कर देगा। सो बी केयरफुल विद साइंस, ओके। सो a रिप्रेजेंट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, B represent coefficient of x and C is the constant term. Again repeating coefficient को साइंस के साथ ही लिखना है mandatory, ओके। तो यहाँ पर जो b स्क्वायर है that is b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the constant term, ठीक है। तो जब हमें d की वैल्यू निकल जाएगी तो d के वैल्यू के पास तीन ही ऑप्शंस आते हैं, यानी कि जो d की वैल्यू निकलेगी क्या तो वो इक्वल्स टू 0 निकल सकती है, राइट, क्या तो वो ग्रेटर देन 0 निकल सकती है या वो लेस देन 0 निकल सकती है, राइट। यानी कि डी के पास तीन ही ऑप्शन है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट के पास तीन ही ऑप्शंस है, इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 एंड
ग्रेटर देन 0। ओके, तो अभी अभी क्या क्या बोले कि d के पास 3 ही हमारे पास है, दैट इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d लेस देन 0। अब ये जो भी वैल्यूज आती है ये क्या इंडिकेट करती है? अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड एज वी नो कि हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 रूट्स निकलने वाले हैं। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक, अगर d इक्वल्स टू 0 है यानी कि जो दो रूट्स थे दैट इज अल्फा एंड बीटा वो सेम होंगे, इसका मतलब 2 सेम रियल रूट्स। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो नो रियल रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। क्या इतनी चीज क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि हम अपनी स्टडीज को और भी इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं और अपने ब्रेन को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं सो दैट हमारे बहुत अच्छा स्कोर आए 10th में। सो उसके लिए एज वी नो दिस इज एन एरा ऑफ एआई एंड यूजिंग एआई हमारी स्टडीज को बहुत ही अच्छा ग्रेड कर सकता है, यानी कि बहुत ही हाई लेवल अपग्रेड कर सकता है और ये बेस्ट कंपेनियन बन सकता है हमारी स्टडीज के लिए। ओ नहीं पता तो लेट्स हैव ए लुक कि वो एआई हमारे स्टडीज को कैसे इफेक्टिव बना सकता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ू एआई ऐप, लेट्स हैव ए लुक। सो सबसे पहले मैंने ज़ू एआई ऐप को ओपन कर लिया, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ और मेरे को यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिलेगी। इसका मतलब अगर मेरे को कोई भी चैप्टर चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लिक करती हूँ क्योंकि हम मैथ्स ही कर रहे हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस खोला है जिसमें मेरे को हर एक चीज बहुत ही अच्छे वे में गिवन है, यानी कि अगर मेरे को कोई भी डाउट्स है तो मैं क्लियर डाउट्स पे क्लिक करके अपना डाउट मेंशन करके वो भी क्लियर कर सकती हूँ। अगर मेरे को बहुत ही क्विक रिवीजन लेने हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या सिग्निफाई करते हैं, इसके जो रूट्स है वो एट लास्ट पॉलिनोमियल से कैसे रिलेटेड है, तो अगर इन सारी चीजों के बारे में आपको फ्लैश कार्ड्स चाहिए तो ये बहुत ही इजीली आपको ये चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देगा। देन अगर आपको कोई भी होमवर्क के आंसर्स यानी कि सॉल्यूशंस चाहिए तो ये वो भी प्रोवाइड कर देगा। देन उसके बाद स्टडी नोट्स, क्विज में या कुछ भी आपको टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस भी चाहिए ये वो भी प्रोवाइड करके देगा। सो दिस इज एन इमरजेंसी ऐप फॉर यू। अगर आपको बहुत ही क्विक में कोई भी आंसर चाहिए तो ये हर एक चीज अवेलेबल करके देगा। तो सबसे पहले मैंने फ्लैश कार्ड के बारे में बहुत बोला कि चैप्टर का बिल्कुल बेसिक ना आता हो तो ये फ्लैश कार्ड्स आपको बहुत इजीली आपको वो चैप्टर का फ्लैशबैक दे देगा। जैसे होता है ना, कोई भी मूवी देखी और मूवी हम लिख कुछ और रहे हैं बट वो मूवी का एक डायलॉग या कुछ ऐसा फ्लैशबैक हो जाता है, तो सेम फ्लैश कार्ड्स का यही काम है कि वो फ्लैशबैक्स ही देगा आपको। तो सबसे पहले मैंने फ्लैश कार्ड्स पे क्लिक कर दिया। फ्लैश कार्ड्स के बाद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया। अब देखो व्हाट डज इट मीन इफ द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू दैट इज d b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। हम पढ़ तो ऑलरेडी चुके हैं बट सपोज मेरे को नहीं आता, मैंने यहाँ पे करती हूँ टैप टू चेक आंसर। तो इसका मतलब ये है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, यानी कि वो एक दूसरे से लिंक ना हो, लिंक मतलब अनइक्वल हो। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट दिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगेन मेरे को नहीं आता क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी चीजें नहीं आती और हमें तो पहली बार में रिवाइज करनी। टैप टू चेक आंसर करेंगे और हर एक चीज बहुत ही इजी वे में गिवन होगी। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें आपको फ्लैश कार्ड्स में बहुत ईजी अवेलेबल करके देगा और लास्ट मोमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है और आपके स्टडीज को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देगा। सो अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं और हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। So let's discuss this question. Find the discriminant. It means we have to find the value of capital D of equation 3x square minus 2x plus 1 by 3. इसका मतलब this is
हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही हमें अप्लाई करना है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसका मतलब हमें वैल्यू भी बतानी है कि वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है, तो उनका नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा। फाइंड देम, और उनको फाइंड भी करना है अगर उनकी वैल्यूज रियल आती है तो। रियल कब आ सकती है, दो सिचुएशन में, क्या तो d ग्रेटर देन 0 हो या d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के लिए d फाइंड आउट करना है एंड d का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले जो हमें छुपकर काम करना है वो हमें करना है कि a B और C की वैल्यू अलग से लिख लेनी है ताकि हमसे गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे विद साइन लिखना मैंडेटरी है, ना तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। तो A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x and C is the constant term, with sign लिखना है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं बट माइनस इज मैंडेटरी, राइट। अब B की वैल्यू क्या है यहाँ से -2, यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू A is 3 इंटू C is 1/3, -2 का स्क्वायर इज 4, 3 से 3 कैंसिल आउट -4, यानी कि 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि d इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया, नेचर ऑफ फ्रूट्स निकाल दिया। अब क्या निकालना है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अगर वो रियल है तो रियल होने के लिए वो हमारे इक्वल रूट्स, रियल रूट्स होने चाहिए, राइट। रियल है इसका मतलब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, वैल्यूज के लिए -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। और कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो भूलना नहीं उसको डब्बे में बंद करना, यानी कि बॉक्स में बंद करना, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है उससे, ठीक है। तो ओके, अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -b, दैट इज माइनस तो ऑलरेडी है और हमारे पास b क्या है, -2 प्लस माइनस √d इज 0 और 0 का रूट इज ऑलरेडी 0 एंड 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इज 6, इसका मतलब 1/3, यानी कि दो रूट्स क्या आएंगे, 2 इक्वल रूट्स इज इक्वल्स टू 1/3, 1/3। सो इस वे से आपको क्वेश्चन आने वाला है और इसी वे से आप रिप्रेजेंट करोगे इस क्वेश्चन को विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके लेस चांसेस ऑफ एरर होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू।